रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, किस प्रकार के शोध में, यानी कौन सा ऐसा रिसर्च का टाइप है जिसमें प्रतिभागी परिप्रेक्ष्य, कौन सा ऐसा रिसर्च का टाइप जिसमें प्रतिभागी परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित किया जाए। अब प्रश्न को घुमाया जाता है, फिराया जाता है, सब कुछ किया जाता है। अब यहाँ पे दिया एथनोग्राफिकल मेथड या रिसर्च का टाइप। ये एथनोग्राफिकल का जो कॉन्सेप्ट है, ज्यादातर जनजाति पे रिसर्च करना हो, जनजाति पे रिसर्च करना हो, जनजातियों पे शोध करना हो तो किया जाता है। अब आप हैं रहने वाले इलाहाबाद के, बनारस के या उत्तर प्रदेश में कहीं के, आप कहीं भी अगर उत्तर भारत में जाते हैं, पूर्वी भारत में, तो पूर्वी भारत में क्या जनजातियों का आपको भाषा पता होगी? नहीं पता होगी। जब नहीं पता होगी तो आप उन पे रिसर्च कैसे करेंगे? उनके व्यवहारों को कैसे जानेंगे, वो क्या कैसे क्रियाकलाप करते हैं? आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि दो प्रकार की प्रक्रिया यहाँ डेटा कलेक्शन के लिए अवलोकन टूल्स का यूज किया जाता है, ऑब्जर्वेशन का, जिसको कहा जाता है प्रेक्षण भी कह सकते हैं, या प्रेक्षण। यानी इसका ये दो प्रकार का होता है। एक तो आप जा करके उनसे बात करके उनके साथ साथ आप क्या करते हैं, रह करके रिसर्च की प्रक्रिया संचालित करते हैं। एक डेटा कलेक्शन असहभागी, डेटा का कलेक्शन असहभागी, यानी कि देखते हैं वो कैसे अपनी क्रियाकलापों को करते हैं। तो ये जो जनजाति का रिसर्च है, एक तो गुणात्मक रिसर्च है, याद रखिएगा। कैसा है ये? गुणात्मक रिसर्च है। और गुणात्मक जो शोध है उसका एक टाइप है, जनजातियों पे किया जाता है। और साथ साथ में ये जो रिसर्च का टाइप है ये कहता है हिस्टोरिकल, यानी वाट वाच। वाट वाच का मतलब क्या होता है गुरुजी? क्या था, क्या था, यानी कि भूतकाल की बात कर। भूतकाल शब्द कहीं मैचिंग में आ जाए, कहीं ऐसा भूतकाल आ जाए या वाटवाज आ जाए, या ये कह दिया जाए कि हिस्टोरिकल रिसर्च एक ऐसा रिसर्च का टाइप है जिसमें हाइपोथेसिस ना के बराबर अव्यक्त रूप में रहती है। इसमें व्यक्त रूप में नहीं रहती है, अव्यक्त रूप में रहती है यहाँ पे हाइपोथेसिस। ठीक है, यहाँ पे समालोचना भी किया जाता है। क्या किया? आलोचना, समालोचना, आलोचना भी कहीं दे देता है। अब ऑप्शन में आलोचना ही दे दिया तो आंसर तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी बातों को याद रखना है। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बड़ा, आप जानते हैं, बहुत जानकारी में रहता है। ये कहता है वाट विल, क्या होगा, भूत भूतकाल की नहीं भविष्य काल की बात कर, तो आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर है सभी को? आपस में आप लोग बेटा बात ना करें। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ एक कॉन्सेप्ट काम करेगा। यहाँ देखिए आपको बहुत ज्यादा घूमने फिरने की जरूरत नहीं है। कहा है कि परिकल्पना का परीक्षण, यानी परिकल्पना का परीक्षण की बात कर रहा है। और परिकल्पना की टेस्टिंग के बाद अगर मूल रिसर्च में अगर बात किया जाए, अगर यहाँ एक ऑप्शन होता तब तो हम एक्सपेरिमेंटल पे जाते कि सर आपने बताया है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही हम हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बातें की गई हैं वो ऐसी बातें की गई हैं कि जिसमें कहा गया है कि जिसकी परिणति या तो अभिपुष्टि होती है या अपुष्टि होती है, टेस्टिंग करने के बाद होती है शोध में। यानी यहाँ सबको कंक्लूजन का मतलब एक है। और एक मतलब क्या है कि यहाँ पे जिस रिसर्च के टाइप में हाइपोथेसिस की हम एक्सेप्ट रिजेक्ट यानी टेस्टिंग करते हैं उसको बता दीजिए। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के साथ साथ मात्रात्मक शोध, मात्रात्मक शोध यहाँ पे जो दिया गया है अकॉर्डिंग टू, यानी कि कौन कौन सा ऑप्शन होगा? एक होगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक होगा एक्सपर, बी और सी का आंसर क्या होगा? बी सी जो है वो आंसर क्या होगा? क्योंकि दो ही ऑप्शन भी दिया है, ये भी ध्यान दीजिए। अगर ऑप्शन में रहता डिस्क्रिप्टिव भी, अगर ए भी रहता तो ए भी हो जाता। तो जो द बेस्ट ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, समझ में आ रही बात? रसगुल्ला जी समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही? अगला प्रश्न जिसमें दिया गया स्टेप ऑफ रिसर्च टेक्निक यूज,
आप किस रिसर्च के स्टेप पे किस टेक्निक का यूज करेंगे? अगला प्रश्न, निया जी किस क्लास की बात हो रही है बेटा? कौन सा कोर्स है? शोध के चरण दिया गया है और शोध के चरण के साथ साथ उसमें क्या करना है, मैचिंग करना। मैचिंग करके आपको बताना है कौन सा। सर आईसीटी की लाइव क्लास की बात कर रहे हैं ये सब, क्यों उसकी क्लास नहीं मिल रही क्या लाइव? आप बात कर लीजिए, किसी और से पेमेंट बेटा करवा दीजिए। कोई तो होगा जो पेमेंट करेगा, कोई तो रिश्तेदारी यारी घर में कोई तो ऑनलाइन पेमेंट करता होगा। पेमेंट किसी से करवा करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, बता दीजिए। आप कांटेक्ट नंबर जो है उस पे कॉल करके बात करिए, वो बताएंगे। ठीक है, इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके बता दीजिए कि मैं कैसे हो पाएगा, वो बताएंगे आपको। आइए देखिए, पहला दिया गया है कि जब हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं तो परिकल्पना का निर्माण शोध के चरों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए करते हैं। समस्या का सूत्रीकरण किस लिए करते हैं? हम जांच के क्षेत्र का मुख्य प्रश्न उठाते हैं। प्रतिचयन की प्रक्रिया एक बेहतर, एक ज्यादा बड़ा इकाई होता है, उससे हम क्या करते हैं, चयन करते हैं। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। अब आप लोग से रिक्वेस्ट है आपस में बात ना करें। जिसको समस्या है कांटेक्ट नंबर दिया गया है, उस पे बात करके कॉल करके 10 बजे के बाद वो जानकारी ले ले, वो समस्या का समाधान हो जाएगा। अब आप लोग मन लगा करके पढ़ाई में ध्यान दीजिए। आपस में कोई भी बात करता है तो आप भैया तुरंत उनको क्या करेंगे, ब्लॉक कर दीजिएगा। तुरंत एक बार उनको बता दीजिएगा, तुरंत फिर ब्लॉक कर दीजिए। वासुदेव जी स्वागत है बेटा, लगे रहिए, घर पे क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए बेटा, हो जाएगा फर्स्ट पेपर भी और अपना सब्जेक्ट भी। आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपसे आंसर मांग रहा है, एक्सपेरिमेंटल एक्सपोस्ट फैक्टो वर्णात्मक ऐतिहासिक। बेटा शिवानी जी उसके बारे में बेटा हमें जानकारी नहीं है, वो वहीं पे बात होगी, वहीं बताएंगे। ठीक है बेटा, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में क्या आंसर होगा? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है जब हम दूसरे चर का प्रभाव देखने, यानी प्रभाव भी देखते हैं और हेर फेर भी करते हैं। ये की पॉइंट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का है। और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च जो होता है वो क्या करता है कि विभेद के संज्ञान में लेते हुए नैमित्तिक अथवा अन्य कारकों को सुनिश्चित, घटना घट चुकी है, घटना घटने के बाद उन कारणों का क्या करता है, वो खोजता है। ठीक है, और वर्णात्मक जो रिसर्च है, वर्णात्मक रिसर्च क्या करता है कि वो परिस्थितियों तथ्यों को स्थिति को सुनिश्चित करता है। ऐतिहासिक रिसर्च आंतरिक समालोचना, वाय समालोचना, एक तो ये हो गया की पॉइंट। और प्राथमिक द्वितीयक स्रोत जिसमें पूछा जाएगा वो हिस्टोरिकल रिसर्च में होगा। किसमें होगा, हिस्टोरिकल रिसर्च। अगला प्रश्न है जिसमें गुणात्मक शोध की पहचान करना है। गुणात्मक शोध की क्या करना है, पहचान करना है। और गुणात्मक शोध की पहचान करना है तो किस तरीके से? नीचे दी गई
भैया आप लोग को सभी लोग को बता दिया कि जो भी चीजें हैं वो उस कांटेक्ट नंबर पे कॉल करके पता चलेगा, वहीं से आपको जानकारी मिलेगी। बेटा हमको बस हम पढ़ाते हैं, देखिए सबका काम अलग अलग है। मेरा काम है पढ़ाना, ठीक है, उनका काम है समस्या का समाधान करना, किसी का क्लास लगाने का काम, सबका काम का बंटवारा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बाकी बातें जो हैं वो बाद में कर लिया करो आप लोग, ठीक है। आप कोर्स के लिए यहाँ पे परेशान हो, भाई जितना कोर्स के लिए आप मैसेज कर रहे हो उतना तो हम कब से पढ़ा रहे हैं। एक तो आप भी डिस्टर्ब, सब लोग डिस्टर्ब, हम भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपको बता दिया गया बेटा कि लिवी सिंह जी यहाँ कोई समस्या का समाधान मैं आपका नहीं कर पाऊंगा। वो समस्या का समाधान कांटेक्ट नंबर से ही हो पाएगा बेटा। आप परेशान ना होइए, आप पढ़ लीजिए, उसके बाद जो भी बातें हैं वहां बात करिएगा, ठीक है। सारी समस्याओं का समाधान केवल यहीं पे होता है। बातचीत मतलब जब पढ़ाने स्टार्ट करो बस। गुणात्मक शोध, गुणात्मक शोध में क्या होता है? गुणात्मक शोध में अभी प्रतिभागी परिप्रेक्ष्य घटना पे अवबोध किया जाता है। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि यह माना जाता है कि सामाजिक तथ्य वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ की बात की जा रही है, वस्तुनिष्ठ यथार्थ से जुड़े। वस्तुनिष्ठ जहां भी होगा वो किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे दिया गया है कि वर्तमान भूतकाल की परिस्थितियां निगमन हो जाता है, यानी दूसरी बात है कि पूर्वाग्रह से बचने के लिए अध्ययन से दूर कर लेता है, यानी यहाँ पे क्या होता है, लचीलापन होता है, ठीक है। आपको बार बार अजीत जी बता दिया गया कि बेटा यहाँ फीस कम नहीं होगी। जो भी चीजें हैं वो लोग कम करते, भाई हम नहीं कम कर पाएंगे, ठीक है। जो भी चीजें हैं वो वहां पे होती है। आप कांटेक्ट नंबर पे कॉल करके आप क्यों नहीं बोलते सर फीस कम कर दीजिए, वो वहां से ही समस्या का समाधान कर पाएंगे, हमारे बस की बात नहीं, ठीक है। फीस कम करने का, बढ़ाने का अधिकार मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, ना ही मेरे कहने से फीस बढ़ेगी ना तो घटेगी। आपको जो भी बातें करना है वो आप कांटेक्ट नंबर पे, ठीक है। एक लोग का जेआरएफ का प्रश्न है बेटा, लास्ट में आपको हम बता देंगे, ठीक है। सब सब्जेक्ट का अलग अलग जेआरएफ की वो मेरिट होती है। और देखिए यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से संदर्भ मुक्त सामान्यकरण। संदर्भ मुक्त सामान्यकरण का मतलब होता है जब मुक्त शब्द आएगा, देखिए मुक्त शब्द आएगा तो आप मात्रात्मक शोध लगा के, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आएंगे। क्या लगा के आएंगे? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च लगा के आएंगे, ठीक है। जब गुणात्मक शोध होगा जिसमें जनरलाइजेशन भी नहीं हो पाता है, ठीक है। शाम को 9 बजे रोहित सर की क्लास होती है, सब कमेंट करके जो भी बातें होंगी पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। शाम को 9 बजे पब्लिक क्लास कल सर ने लिया था, 9 बजे क्लास होगी, शाम को जुड़ करके आप अपनी समस्या का समाधान कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रयोजन कथन शोध प्रश्न परिमित मापनी परिकल्पना तैयार करना किस रिसर्च का? नरेटिव रिसर्च। नरेटिव रिसर्च कहानी, कथन, जीवनी ऐसा शब्द मिल जाए, जैसे आपको कहानी शब्द मिल जाए, ठीक है, कहीं कथन शब्द मिल जाए, कहीं जीवनी शब्द मिल जाए, जीवनी किसी की मिल जाए, आत्मकथा मिल जाए, आत्मकथा मिल जाए, ऐसे शब्द अगर मिल जाए तो आप नरेटिव लगा के आएंगे। किस पे लगा के आएंगे? नरेटिव लगा करके आएंगे। ये जनजातियों पे रिसर्च किया जाता है। और ग्रांडेड थ्योरी क्या होती है? 1967 में स्टार और ग्लेजर ने इसको विकसित किया, दो लोगों ने। और पहले के जो सिद्धांत बने हुए हैं उनको आधार करके रिसर्च की प्रक्रिया को संचालित किया जाता है। मापनी परिकल्पना तैयार करना, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। पूरे रिसर्च की आत्मा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। पूरे रिसर्च की फर्स्ट पेपर की आत्मा क्या है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन, सोच समस्या
परिभाषित करना, परिकल्पना तैयार करना, प्रतिदर्श लेना, परिकल्पना का परीक्षण करना। चलिए जल्दी से बताइए। सोच समस्या का जब हम चयन करते हैं तो चयन करते समय हम क्या करते हैं? परिकल्पना जब तैयार करते हैं तो क्या करते हैं? संबंध स्थापित करते हैं, युक्त युक्ति संबंध करने की चरों की पहचान करते हैं। जब हम समस्या की पहचान करते हैं तो समस्या आवश्यकता पड़ने वाले कार्य विवरण सहित परिभाषित पदों और अवधारणाओं को चयन करते हैं। और शोध प्रतिदर्श लेते हैं तो प्रतिदर्श में चयनित की यूनिट आंकड़ों का विश्लेषण और सांख्यिकी तकनीकी के माध्यम से। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जिसमें दिया गया है, ये तो वही वाला प्रश्न है। परिकल्पना आधारित नियम पर अनुसंधान की मुख्य विशेषताओं को चिन्हित करिए। परिकल्पना आधारित नियम पर अनुसंधान की अंग्रेजी में भी होगा, अंग्रेजी वाले भी देख ले भाई। प्रश्न दिया है परिकल्पना आधारित नियम अनुसंधान की मुख्य विशेषताओं को बताइए। जो ये परिकल्पना आधारित होती है उसमें पक्षपात से बचने के लिए अनुसंधानकर्ता अध्ययन से असंयुक्त हो जाता है। क्या होता है? असंयुक्त हो जाता है, यानी कि पक्षपात से बचने के लिए वो क्या करता है? ठीक है। दूसरा दिया गया है कि अनुसंधानकर्ता अनुसंधान परिस्थितियों में निमग्न हो जाता है, चाहे वह वर्तमान की हो, भूत की हो। अनुसंधानकर्ता संबंध स्थापित करना चाहता है और मापित सामाजिक तथ्यों को प्रेक्षित परिवर्तनों की व्याख्या करना चाहता है। वास्तविक परिस्थिति प्रदत्तों के प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। देखिए वास्तविक परिस्थिति में अगर बात करेंगे तो जैसे एथनोग्राफिकल रिसर्च, जो डायरेक्ट, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है। और संदर्भ मुक्त, अभी याद होगा आपको, संदर्भ मुक्त सामान्यीकरण प्रतिपादन करने का प्रयास किया जाता है। ये कहां होता है? मात्रात्मक शोध में। ठीक है, यानी ऑप्शन कौन सा होगा? ए और सी, और क्या हो जाएगा? ई। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अध्ययन में अनुसंधान से उदत्त मुख्य साधनों के रूप में शब्द शब्द चित्र, क्वेश्चन का आंसर आ गया। शब्द चित्र, यानी शब्द चित्र कहां होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे जल्दी से। शब्द चित्र का प्रिया मौर्य जी, अनंत कुमार, सिद्धार्थ, क्या बात। इस शब्द और चित्र हमने बताया था कि इससे जो डेटा होगा वो गुणात्मक रिसर्च का भाग होता है। किसमें होता है? गुणात्मक शोध का पार्ट होता है। बताया है कि नहीं बताया, ये भी बताया। अब एक्स पोस्ट फैक्टो मात्रात्मक शोध है, एक्सपेरिमेंटल है, डिस्क्रिप्टिव सर्वे है। ये तीनों के तीनों क्या है? मात्रात्मक शोध है। मात्रात्मक शोध है, यानी आंसर हमारा क्या होगा? ए होगा। ठीक है, बताए हैं कि नहीं ये भी बता दीजिए भाई। हो सकता है आप लोग कहेंगे कि नहीं कभी बताए तो नहीं आप।
अगला प्रश्न जिसमें मौलिक, फंडामेंटल, अप्लाइड, एक्शन रिसर्च, इवेल्युएशन रिसर्च। जो फंडामेंटल रिसर्च होता है, फंडामेंटल रिसर्च प्योर रिसर्च, बेसिक रिसर्च के नाम से, जहां पे हम किसी नियम कानून को बनाते हैं, अपने ज्ञान कोश में वृद्धि करते हैं। अपने ज्ञान कोश में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, और उसी नियम कानून को दूसरे जगह हम क्या करते हैं? लागू करते हैं। यानी कि हम अपने ज्ञान कोश में वृद्धि, ये की पॉइंट है। ज्ञान कोश, जब कोई नियम कानून को बनाएंगे, आप कोई सिद्धांत का निर्माण करेंगे, तो वो क्या होगा? आपके ज्ञान कोश में वृद्धि होगी, आप कोई ना कोई बातें सीखेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब दूसरा है, अब उसी नियम कानून को हम अप्लाई करने, यानी पूर्व में जो स्थापित सिद्धांत है, यानी जो फंडामेंटल रिसर्च में, प्योर रिसर्च में, बेसिक रिसर्च में जो नियम कानून बनाए हैं, उनका हम अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? अप्लाई करने का काम अप्लाइड रिसर्च करता है। एक्शन रिसर्च जो है वो परिस्थितियों में सुधार की बात करता है, और मूल्य परक शोध हस्तक्षेपों के प्रभाव का आकलन करता है। आकलन करने का काम, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जो लोग 30 से ऊपर अगर क्वेश्चन करके आ रहे हैं फर्स्ट पेपर में, पहले से किए हुए हैं, 30 क्वेश्चन से ऊपर जा रहे हैं, तो वो समझे कि हम जेआरएफ के करीब जा रहे हैं। अगर 40 क्वेश्चन कर रहे हैं फर्स्ट पेपर में, तो वो समझ ले कि जेआरएफ उनका होना तय है। अगर वो अपने सब्जेक्ट में 60 तक भी पहुंच जाएंगे, 65 तक, तो बहुत है। फर्स्ट पेपर आपको चाहे तो गिरा दे, और चाहे तो आपको सफलता में तक लेकर के जाए। दोनों के निर्भर करता है फर्स्ट पेपर। ठीक है। फर्स्ट पेपर आपको जेआरएफ होने ना होने पर तय करता है, क्योंकि सब्जेक्ट सब लोग जानते हैं, कुछ न कुछ आप सब्जेक्ट के बारे में जानकारी रखते हैं। अगर आप 30 से ऊपर जा रहे हैं, 37 सही है, तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है सेमे जी, बहुत अच्छी बात है अगर 37 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में सही। सब्जेक्ट वेद भाषा संस्कृत जी, अगर संस्कृत शब्द है तो उसकी जानकारी तो मुझे है नहीं, लेकिन 196 क्वेश्चन कम नहीं है बेटा, बहुत अच्छा नंबर है। लेकिन और बढ़ाइए, जेआरएफ हो जाए अच्छी बात है। ठीक है। ना हो तो और मेहनत करिए, और लगन के साथ लग करके करिए। 29 क्वेश्चन भी खराब नहीं है, लेकिन उसको 35 से ऊपर लेके जाइए। हम सभी से कह रहे हैं कि अगर आपको सेफ जोन में जाना है, 35 प्लस फर्स्ट पेपर में, 35 प्लस फर्स्ट पेपर में। अब ये अनुभव है, 2016 में हम नेट देना स्टार्ट किए थे, और 16 में दिए। जून में बड़ा कॉन्फिडेंस था कि पहले बार में जेआरएफ होंगे, और पता चला कि नेट तक भी नहीं हो पाए। दिसंबर में दिए, नहीं दिसंबर में ही पहला दिए थे, नहीं हुआ। 2017 में फिर दिए, नहीं हुआ। 17 के नवंबर वाले में पहली बार नेट हुआ। फिर तब से नेट ही नेट, जेआरएफ नेट जेआरएफ आई। क्वेश्चन क्या कह रहा है? साधारण या सामान्य यादृच्छिक प्रतिदर्श। साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श क्या करता है कि इकाइयों का चयन प्रत्येक समान स्वतंत्र अवसर देकर के किया जाता है। अस्त्रीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श का काम क्या होता है? ये प्रतिदर्श जो होता है वो यहाँ पे इकाइयों का चयन स्तरों में, की पॉइंट है, स्तरों में यादृच्छिक से करता है। क्लस्टर एक बड़े लेवल पे करता है, जहां जनसंख्या बड़ी हो, ये उन व्यवस्थाओं पे यथावत किया जाता है। स्नोबॉल यानी कि सदस्य का अन्य चिन्हित करने हेतु सूचना को प्रयुक्त किया जाता है। यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, और अगले प्रश्न में पूछा गया कि जो अभ्यास करता है उद्देशित अनुसंधान का प्रयोग प्रधानतः डेटा परिस्थिति में, यानी प्रदत्त परिस्थिति में ये डेटा नहीं होगा, प्रत्यक्ष परिस्थिति में संवर्धन हेतु करता है। अप्लाइड रिसर्च पूर्व स्थापित सिद्धांतों का प्रयोग के उद्देश्य अन्वेषण के, मतलब एक क्वेश्चन आप पहले पढ़े, उसके बाद दूसरा आपके एग्जाम में आएगा तो वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसकी गारंटी।
लेकिन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको कोई ना कोई आधार जरूर मिलेगा, इसकी गारंटी है। अब आपको यही क्वेश्चन का मैं एग्जांपल देता हूं। अभी कुछ देर मैंने आपको पढ़ाया कि व्यवहारिक अनुसंधान पूर्व स्थापित सिद्धांतों का अप्लाइड के उद्देश्य से अन्वेषण की ओर उन्मुख रहता है। मैंने आपको बताया, यानी ये स्टेटमेंट तो 100% सही, क्योंकि कुछ देर पहले आपने पढ़ा है। दूसरा दिया कि एक्शन रिसर्च में अनुसंधान का उपयोग डेटा को इंप्रूव संवर्धन करने, दोनों की दोनों बातें क्या हैं, सही हैं। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि कोई भी है आपको एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा मोड़ा तो मिल ही जाएगा। ये दूसरे जगह प्रश्न पूछा गया था, लेकिन जब हम परिकल्पना को बनाते हैं तो यहाँ पे, या हम जब समस्या का निर्माण करते हैं तो समस्या का निर्माण करने में प्रयोग की गई तकनीकी का यूज करते हैं कि आंतरिक वैधता। अब आंतरिक वैधता की अगर हम बात करें तो आंतरिक वैधता जो होती है, 1 मिनट मैं चेक करता हूं, थोड़ा ऑप्शन यहाँ पे गलत है ना, ठीक है चलिए। तो ये क्या करता है, ये साक्ष्यों के पदों पे केंद्रित विषय है, और परिकल्पना जो होती है वो क्या होती है, असंबंधित चरों में असंगठित शोध। डिजाइन जो बनाते हैं, डिजाइन का निर्माण हम जहां पे आंतरिक वैधता सुनिश्चित करने के लिए, और डेटा का विश्लेषण प्रयोग की गई तकनीकी से, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, बी होगा। थोड़ा सा कमेंट को ऊपर करिएगा, थोड़ा सा ऊपर ले जाइए। तो बस बस बस, क्या है सर, क्या कर रहे हैं, इंग्लिश दिखा दीजिए, रिसर्च हिंदी में समझ में नहीं आ रहा। अच्छा जी, इंग्लिश देख लीजिए भैया। ठीक है, देखिए यहां पे दिया डेटा का एनालिसिस। डेटा का एनालिसिस में क्या, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, यानी आप किसी न किसी टेक्निक का यूज करते हैं। प्राचलिक, अप्राचलिक टेस्ट, ये सब टेक्निक ही हैं, डेटा विश्लेषण की विधि ही है। ठीक है, इसके बाद दिया है प्रॉब्लम को फॉर्मुलेशन करना, बनाना, यानी कि ये फोकस करता है इशू पे। भाई कोई न कोई मुद्दा होगा, कोई इशू होगा, तभी तो कोई समस्या को लेकर के आप बनाएंगे। और हाइपोथेसिस को मेकिंग की बात की जा रही है, जब आप क्या करते हैं कि वेरिएबल्स से रिलेटेड कोई बात करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है, हाइपोथेसिस के अंतर्गत आता है। और डिजाइन में हम क्या करते हैं कि अपने रिसर्च को कंट्रोल करते हैं, वैधता चेक करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। हालांकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात है, लेकिन हम रिसर्च डिजाइन में भी ये क्या करते हैं, प्रक्रिया को संचालित करते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई शोध विधियों में कौन सी विधि परिकल्पना परीक्षण प्रक्रिया को इष्टतम रूप से बाह्य चरों की भूमिका को सुनिश्चित करती है। तो जहां पे हम कंट्रोल करने की बात करते हैं, परिकल्पना की परीक्षण करने की बात करते हैं, वहां पे एक्सपेरिमेंट। सामान्य बटन वक्र की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं भाई, ये क्या पूछा गया, कुछ समझ में आ रहा है, शायद समझ में आ रहा हो, शायद समझ में आ रहा होगा, ये क्या पूछा गया। नहीं समझ में आ रहा है, क्या पूछा गया, एनपीसी पूछा जा रहा है। वेरी गुड, क्या पूछा जा रहा है, एनपीसी। और एनपीसी क्या होता है, घंटा होता है। क्या होता है, घंटा होता है। घंटा का मतलब आपने पूछा इंग्लिश, अरे वो एनपीसी की सामान्य प्रायिकता वक्र क्या होता है, हमने कहा घंटा होता है। घंटा का मतलब क्या होता है, घंटा होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है जब हम रिसर्च में कोई भी डेटा लेते हैं। रिसर्च की प्रक्रिया में, शोध की प्रक्रिया में, अनुसंधान की प्रक्रिया में हम जब कोई भी डेटा लेते हैं, तो डेटा अगर हम ले रहे हैं तो डेटा किसी भी तरीके से, डेटा मान लीजिए कुछ डेटा यहाँ पे है, कुछ डेटा यहाँ पे है, ठीक है। मतलब अगर डेटा लेते हैं आप, अगर इस समय देख रहे होंगे कि सब लोग गूगल फॉर्म देते हैं, आपको याद होगा जब गूगल फॉर्म में आप
वो करते हैं, डेटा भरते हैं, तो डेटा भरने के बाद होता क्या है कि डेटा भरने के बाद एक ईमेल पे जाकर के जैसे हम ईमेल खोलते हैं तो हमें डेटा का रूप दिखाई देता है। इसी को क्या कहा जाता है? नॉर्मल कर्व। ठीक है, यहाँ पे मीन मीडियन मोड क्या होते हैं? 0 होता है, एसडी का मान 1 होता है। ये सममित है। ये क्या है? सममित है। यानी कि यहाँ जब मीन मीडियन मोड का मान एक मान पे पड़ता है और एसडी का मान 1 होता है तो सममित होता है, बराबर होता है। जब इसका मान एक बिंदु पे न पढ़ करके विषम जगह पड़ जाएगा तब स्क्वेसनेस आ जाएगा। जब इस लाइन का मान वक्रता गुणांक 0.263 से ऊपर नीचे हो जाएगा, कुगुत्ता बन जाती है। ये घंटा होता है, सेल प्रकार का होता है। यहाँ इसका जो मान होता है +1 होता है, +2 होता है, +3 होता है, -1, -2, -3। बहुत सारी किताबों में -3, -4 भी दिया है। हाँ, गार्जियन वक्र भी कहा जाता है। अजीत जी बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये जो है इसका कुछ मान भी होता है। जैसे इनकी मान की बात किया जाए, इनके बीच की दूरी 68.26% के पास आसपास केस होते हैं या डेटा होते हैं। इनका 95.44% केसेस होते हैं। 3 वाले में जो है वो होते हैं लगभग यानी 99.73 आसपास केसेस। ये भी प्रश्न लगातार पूछा जाता है। ठीक है, इधर प्लस की बात हो रही, इधर माइनस की बात हो रही। एएनपीसी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न पूछा गया है कि इसमें आंसर क्या होगा। ठीक है, पूछा गया है कि ये जो एनपीसी होता है यह असममित वितरण को प्रतिबिंब करता है। नहीं, ये घंटी नुमा होता है, घंटा होता है और घंटा के साथ साथ मानक विचलन नहीं दिखाता है। क्या मानक विचलन दिखाता है कि नहीं दिखाता है? मानक विचलन मीन मीडियन मोड 0, एसडी का मान 1। एसडी का मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो यानी कि ये तो हमने आपको बताया, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। फिर साथ में दिया है कि एक वितरण पे संपाती होते हैं एक पंक्ति, वक्र असंख्य प्रेक्षणों पे आधारित होता है। यानी ऑप्शन हमारा बी और डी और ई। किसको किसको समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया? कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में बातें नहीं आ रही हैं? जब असममित वितरण होगा तो वो सामान्य प्रायिकता वक्र नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा? सामान्य प्रायिकता वक्र नहीं होगा। मुस्कान जी बेटा, वो हम फिर बता देंगे, आपको समझ में नहीं आएगी, हम तो बताएंगे। आपने पूछा, लेकिन जानते हैं आप बेटा अभी नए नहीं है, तो जो ये सामान्य प्रायिकता वक्र है इसके बारे में धीरे धीरे आप हमारे साथ लगे रहिए। एक आध 2 महीने में फिर आप कहेंगे कि नहीं सर समझ में आ गया, जैसे तो बच्चे कह रहे हैं। तो एक बार में बेटा समझ में नहीं आएगा। ये एनपीसी है, इसको किताब लीजिए। अगर स्टैटिक्स आपको पढ़ना है तो डॉक्टर एसपी गुप्ता सर की बुक है और सुलेमान की बुक है। और एकदम बेसिक पढ़ना है तो बीएचयू की एक किताब है, बीएचयू में एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है एच के कपिल नाम है शायद उनका, एच के कपिल। उनकी बुक एकदम बेसिक लैंग्वेज की है, एकदम एबीसीडी पढ़ाया गया स्टैटिक्स का, उसको भी लेकर के पढ़िए। मतलब धीरे धीरे अगर आप पढ़ते हैं तो बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पूछा कि सामान्य प्रायिकता वक्र यानी कि असममित नहीं। असममित का मतलब कि वो बराबर नहीं है, घंटीनुमा है, सही है। हमने बताया कि मीन मीडियन मोड एसडी 1 होता है। आप कह रहे हैं कि मानक विचलन नहीं दिखाता है, तो वो भी गलत हो गया। एक बिंदु पे संपाती होते हैं, मैंने मीन मीडियन मोड भी आपको बता दिया कि देखिए एक ही बिंदु पे होते हैं। कहाँ होते हैं? मीन मीडियन मोड यहाँ पे 0 होते हैं एक बिंदु पे, एसडी का मान 1 होता है, ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये सममित, अगर यहीं ज्यादा इधर झुक जाता, इधर डेटा ज्यादा माइनस में आ जाते। ठीक है, और इस पे डेटा असंख्य होते हैं, इसका कोई भी वो नहीं होता है। एक क्वेश्चन अंग्रेजी में केवल है,
अगर आप बताना चाहें तो बता दीजिए कि क्वालिटेटिव रिसर्च इज द empiric and subjective or quantitative research has been high level of possibility of generalizing the finding। केवल ये अंग्रेजी में ही क्वेश्चन है, अगर आप बताए गुणात्मक शोध प्रभाववादी और विषयनिष्ठ होता है और परिणात्मक शोध में उपलब्धियों को सामान्यीकृत करने की उच्चतर दर होती है। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया उसके अकॉर्डिंग जो ये गुणात्मक रिसर्च होता है वो सब्जेक्टिविटी इसमें हो ज्यादा होती है, यानी यहाँ। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे दिया गया है कि जो मात्रात्मक शोध होता है, मात्रात्मक शोध जो होता है उसको जनरलाइजेशन करने की गुंजाइश अधिक उच्चतर दर होती है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। फॉल्स पहले पे दिया है, ट्रू। हाँ, अगर हमारे साथ लगे हैं तो मुझे लगता है कि आपको धीरे 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 1-2 महीने में सारी बातें आपको फर्स्ट पेपर में समझ में आने लगी। ठीक है, हो सकता है कि बाद में आपको ऐसा लगे कि मेरी क्लास को देख करके कि नहीं समझ में आ रहा है या कुछ हो रहा है, लेकिन आप 2-4 दिन रुके रहिए, आपको बातें समझ में आने लगेंगी। किस प्रणाली का उपयोग नीव विज्ञान जाति शोध में किया जाता है? सर्वे मेथड। सर्वे मेथड का यूज हम कहाँ करेंगे? सर्वे मेथड का यूज हम करेंगे, यानी सर्वे रिसर्च एक बड़े लेवल पे। यहाँ पे डेटा कलेक्शन के लिए प्रश्नावली का यूज करेंगे। प्रश्नावली का क्यों यूज करेंगे? प्रश्नावली का यूज इसलिए करेंगे गुरुजी क्योंकि प्रश्नावली बड़े लेवल पे रिसर्च के लिए किया जाता है, डेटा कलेक्शन के लिए, और ये सर्वे रिसर्च है। और सर्वे रिसर्च एक बार पूछा गया था, जनगणना के लिए किस रिसर्च का यूज करेंगे? सर्वे रिसर्च का यूज करेंगे। केस स्टडी किसी एक व्यक्ति पे रिसर्च करने के लिए डीप स्टडी के माध्यम से किया जाता है। केस स्टडी, डीप स्टडी, याद रखिएगा। और जब लाइफ हिस्ट्री की बात की जाती है तो लाइफ हिस्ट्री जो होती है वो क्या होती है? तो जीवन में। लेकिन जब हम किसी एथनोग्राफिकल पे रिसर्च करते हैं तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। अच्छा जी, अगला प्रश्न जिसमें दिया है निम्नलिखित में से अभिगम मात्रात्मक अभिगम के अंतर्गत आता है। अप्रोच यानी कौन सा मात्रात्मक? सरल प्रश्न है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। बेटा मुस्कान जी, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आप लगातार लगे रहेंगे, घर पे जाके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं दिसंबर में आपके व्यवहार में परिवर्तन रहेगा। क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे क्वेश्चन सही जरूर। आप घर पे जाके देखिए ना, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, पलटिए, पलट के देखिए क्या मेरी क्लास से आपको फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अनवरत लगातार मैं 3 साल से यहाँ पे लगातार पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट पेपर की क्लास मॉर्निंग में 8 बजे लगातार। बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन मैं क्लास नहीं, मतलब एक बार आना पढ़ाना, फिर घर जाना, फिर दोबारा आना, टाइम तो लगता है, लेकिन ये होता है कि नहीं 8 बजे की क्लास को हम चेंज नहीं करेंगे। 8 बजे क्लास 8 बजे ही मॉर्निंग में। ठीक है, बस आप लगे रहिए, लगातार विश्वास हमारे ऊपर रखिए, आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने। अब यहाँ पे पूछा गया कि मात्रात्मक, चाहे अप्रोच पूछ ले, चाहे मेथड पूछ ले, रिसर्च का टाइप पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, वो सिमुलेशन अप्रोच, सिमुलेशन अप्रोच जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है? वो मात्रात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। दूसरा, जो ये प्रोजेक्टिव मेथड होता है, ये प्रोजेक्टिव मेथड जो होता है ये गुणात्मक रिसर्च का वो होता है, टेक्निक होती है, और ये व्यक्तित्व का परीक्षण करने के लिए, व्यक्तित्व का परीक्षण करने के लिए यूज होता है। ये क्या होता है? यूज होता है एक ऐसी टेक्निक, आपके मन के अंदर जो बातें चल रही हैं, जैसे किसी के व्यक्तित्व का आपको जानना है कि उसका व्यक्तित्व कैसा, उसके अंदर क्या क्या बातें आपके बारे में हैं,
तो ये प्रक्षेपी विधि बड़ा क्या है, प्रभावी होती है, और आप जा करके उनके अंदर की बातें जान। अब यहाँ पे दिया गया है जो अनुमानित अभिगम होता है, और अनुमानित के साथ साथ जहां पे डीप इंटरव्यू किया जाता है, डीप स्टडी की बात की जाती है, वो नहीं होगा। यानी ए और सी और ई ऑप्शन को सही, ई ऑप्शन 100% सही होगा। और ई ऑप्शन यहाँ भी नहीं है, हटा देंगे, यहाँ भी नहीं है, केवल केवल कहाँ है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न जिसमें दिया है एक्स पोस्ट फैक्टो, अप्लाइड, कॉन्सेप्चुअल और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च पे कोई भी नो यानी चरों पे कोई नियंत्रण नहीं होता, केवल उसी की जानकारी देता है जो हो चुका है या हो रहा है। पहले का यानी चौथा ऑप्शन सही है। और अप्लाइड रिसर्च, जहां पे अप्लाइड रिसर्च की हम जब बात करते हैं तो अप्लाइड रिसर्च कहता है कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर बात करें तो वो कहता है किसी समाज के प्रौद्योगिक व्यावसायिक संगठन के समक्ष सॉरी क्षमा चाहते हैं, कॉन्सेप्चुअल जो रिसर्च टाइप है यानी अमूर्त विचारों पे, कॉन्सेप्चुअल यानी कॉन्सेप्ट जो होता है अमूर्त विचारों पे, और जब परीक्षण के स्थान पे प्राकल्पना का हम विकास करते हैं, टेस्टिंग के स्थान पे प्राकल्पना का विकास करते हैं तो समवेशी शोध हो जाता है। कैसा शोध हो जाता है, समवेशी शोध। अगला प्रश्न जिसपे अच्छे मापन की विशेषताएं, अच्छे मापन की क्या क्या विशेषताएं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देखें तो कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऐसे अनुमान के आधार पे देखें तो विश्वसनीयता भी सही है, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव भी होनी चाहिए, वैलिडिटी भी होना, यानी सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। कोई ऑप्शन यहाँ पे गलत नहीं है, सभी के सभी ऑप्शन क्या हैं, सही है। इसमें द बेस्ट ऑप्शन को आपको क्या करना है, ले आना है। और द बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, अगर आप ध्यान दीजिए तो आप विश्वसनीयता को पाएंगे, वैधता ए और डी ऑप्शन, ए और डी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, ए और डी ऑप्शन है, ले लेते हैं, ए और डी ऑप्शन है, ए डी ऑप्शन नहीं है, यानी दो ऑप्शन को हमने हटा दी, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है कि क्या आप इसको, इन्होंने कहा कि पूर्वान्वेता हो, यानी कि ए और डी और ई ऑप्शन को माना गया क्या, सही। किसको माना गया है, ए डी ई ऑप्शन को क्या माना गया है, सही माना गया है यूजीसी के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न जिसमें दिया गया है कि नैतिकता का उल्लंघन, नैतिकता का उल्लंघन शोध में क्या है, जब रिसर्च की प्रक्रिया को संचालित किया जाता है, जैसे कोई रिसर्च मैंने पेपर छपवाया और आपने उस रिसर्च पेपर को लेकर के आपने क्या किया कि कुछ चीजें चेंज करके अपना नाम डाल के आपने छपवा दिया, तो ये क्या होता है, शोध की नैतिकता का क्या होता है, हनन होता है। हाँ, क्यों वैलिडिटी नहीं हो गई बेटा, वैलिडिटी और वो रिलायबिलिटी ये तो होगा ही होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव नहीं होगा क्योंकि किसी भी रिसर्च में, अरे जो मेजरमेंट का टाइप है, क्या जरूरी है कि वो ऑब्जेक्टिव ही टाइप के उत्तर दे, ठीक है। यानी उसमें पूर्व में अनुमान लगाने की क्या हो, संभावना हो। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन आपका दो ही सही हो रहा है, एक ए सी डी हो रहा है, ठीक है, एक ए डी। तो यूजीसी ने माना है ए डी ई ऑप्शन को क्या माना है, उन्होंने सही माना है। शोध की नैतिकता का उल्लंघन, शोध की नैतिकता के उल्लंघन की बात करें तो शोध की नैतिकता में जो सहभागी गोपनीयता का हम उल्लंघन कर देते हैं, उल्लंघन के साथ साथ क्या करते हैं, फिर हम
संग्रहित आंकड़ों के दायरे से बाहर की सिफारिश करते हैं। अगर हमें 300 डेटा लेना है रिसर्च में, तो हमने 100 डेटा ले लिया और 200 डेटा को हमने क्या किया कि हमने मैनिपुलेशन कर लिया, कहीं से जोड़ तोड़ करके अपना वो कर लिया, तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका? ठीक है, वांछित परिणाम के लिए आंकड़े ही बदल दिए हमने। हमने क्या किया? आंकड़े ही बदल दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि वैज्ञानिक शोध परिकल्पनात्मक प्रस्ताव का व्यवस्थित नियंत्रित अनुभवजन्य आलोचनात्मक अन्वेषण है। गुणात्मक और मात्रात्मक शोध के समग्र को परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है, यानी पॉपुलेशन को परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं। जब रिसर्च की शोध की प्रक्रिया को हम संचालित करते हैं तो उसमें उस प्रक्रिया में होता क्या है कि जो वैज्ञानिक शोध होता है, कोई भी रिसर्च अगर वैज्ञानिक है और वैज्ञानिक होता है, अगर वैज्ञानिक है तो सिस्टमैटिक सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। और परिकल्पना का प्रस्ताव में सिस्टमैटिक भी होगा, नियंत्रण की प्रक्रिया होगी, अनुभवजन्य होगा, यानी पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ये कह रहे हैं कि आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, चाहे वो गुणात्मक रिसर्च हो चाहे वो मात्रात्मक शोध हो, तो पॉपुलेशन को आपको जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बिना पॉपुलेशन को जिक्र किए हुए आप कैसे रिसर्च की प्रक्रिया को संचालित करेंगे? यानी सेकेंड ऑप्शन क्या है? गलत है। सी ऑप्शन को हम क्या करेंगे? सही करेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक शोध का एक उदाहरण है? अब गुणात्मक मात्रात्मक शोध आप कैसे देखेंगे? कैसे? तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि गुणात्मक और मात्रात्मक शोध जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है कि पहले ये देखना है कि हम अगर ये देख लेते हैं कि मात्रात्मक शोध का टाइप कौन कौन सा है, मात्रात्मक शोध का टाइप कौन कौन सा हो है। उसके अलावा जितने भी आएंगे वो पहला होता है प्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च फर्स्ट पेपर का केंद्र बिंदु है, आत्मा है। दूसरा जो है कार्योत्तर, कार्योत्तर एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च दूसरा। तीसरा जो है जिसका नाम है सर्वेक्षण, सर्वे रिसर्च। ठीक है, ये हो गया। चौथा जो है वो वर्णनात्मक, वर्णात्मक शोध हो। ठीक है, ये हो गया। और लास्ट में सहसंबंध शोध। ये जितने भी रिसर्च के टाइप है 5, इन रिसर्च के अलावा जो भी आएंगे, इनके अलावा जो भी आएंगे वो किस में आएंगे? गुणात्मक शोध, गुणात्मक शोध में आ जाएंगे। इनके अलावा जो भी आएगा वो गुणात्मक शोध में आ जाएगा। तो ऐसे अगर आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे दिया गया गुणात्मक शोध, एक्सपेरिमेंटल, यानी कि कौन सा होगा? डी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? सही होगा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। यानी ग्राउंडेड थ्योरी किसके अंतर्गत आएगी? गुणात्मक शोध के अंतर्गत। नीचे दिया गया है कि शोध प्रक्रिया के चरण दिए गए हैं, इनका निर्वहन करने वाली सही श्रृंखला का चयन करिए। वैसे रिसर्च का जो स्टेप होता है हर किताबों में अलग अलग दिया है, अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया है वो रिसर्च का स्टेप पीएचडी पीएचडी सीएजी के माध्यम से आपको बिल्कुल भी नहीं आने वाला। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, कैसे आएगा क्वेश्चन का आंसर? ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके आगे हम आज प्रश्न नहीं कराने वाले। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, बाकी बातें 3 बजे शाम को क्लास में। ठीक है, चलिए। इसमें दिया हुआ है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? साहित्य की समीक्षा करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। फिर हम शोध के प्रश्न को भी बनाएंगे और जितने हमारे रिसर्च के क्वेश्चन होते हैं, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव होते हैं, उतनी हाइपोथेसिस का हम क्या करते हैं? बनाते हैं। और फिर हम सैंपल को सेलेक्ट करेंगे और फिर हम डेटा का कलेक्शन करेंगे और लास्ट में डेटा का एनालिसिस कर देंगे। ये ऑप्शन क्या है? तो इतने ही क्वेश्चन आज रखेंगे, समय भी हो चुका है। ठीक है, और बाकी बात